Welcome everyone in J&K Engineering Services. Today's video is very special to all of you क्योंकि हम आज लेके आए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम गुप्ता एंड गुप्ता। तो इसमें से मैंने कैटेगरी वाइज एक तो हो गए बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होती है, मतलब कैलकुलेटर के बिना सॉल्व नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने ड्रॉप कर दिया है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं हर किसी सब्जेक्ट से, तो वो उनको भी हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है ना। तीसरा है जो क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस को भी हमने ड्रॉप कर दिया है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आया हूँ। उसके बाद जितने भी बचे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड, उनमें से भी एक्सपेक्टेड हो रहा, हाँ, इजी लेवल के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेवल 1 इजी क्वेश्चंस, उनको भी हमने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस यहाँ पे बचते हैं उनको हम लेके आए हैं एक्सपेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की शक्ल में, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके रखो ताकि आपके प्लेलिस्ट में हमेशा सेव रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की। तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स को मैं 2-3 वीडियो सेगमेंट्स में ही कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट्स से हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे इस बुक से, और मैं यहाँ पे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट एंड लेस टाइम हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वीडियोस के शायद 2-3 सेगमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे इसके लिए, तो जिससे हमारे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहले सब्जेक्ट से ही, हम शुरू कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, और यहाँ पे जितनी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे ये आपके बिल्कुल दिमाग में फिट रहेंगे, या आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि जब आप बुक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे टाइम के साथ साथ आपको, अगर आप वहाँ पे, एक तो वहाँ पे क्या होता है, रिवीजन करना भी फिर मुश्किल होता है बार बार बुक से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वीडियो में जो आपके क्वेश्चन, ये आपके बिल्कुल विजुअलाइज आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हो, ये आपके हमेशा याद रहने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू, हमें पता है दैट इज इक्वल टू 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एग्जामाइन द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहिजन ओनली, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। हमें पता है कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन कोहिजन की वजह से ही होता है, ठीक है, और सिर्फ कोहिजन की वजह से होता है, ठीक है ना। कैपिलरिटी इज ड्यू टू एडिशन ओनली, नहीं, कैपिलरिटी हमें पता होगा कि कैपिलरिटी बोथ एडिशन एंड कोहिजन की वजह से होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कैपिलरिटी में राइज एंड फॉल होता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एडिशन एंड कोहिजन की वजह से। यानी राइज जो है वो कैपिलरिटी की, सॉरी, कोहिजन की वजह से होता है, फॉल एडिशन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, वाइस वर्सा मुझे बोलना चाहिए कि जो एक्चुअल में कैपिलरी राइज होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिशन, एंड कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू द प्रेडोमिनेंसी ऑफ कोहिजिव फोर्सेस, ठीक है। तो कैपिलरिटी में दोनों फोर्सेस काम करते हैं, तो इसीलिए, सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ से हमारा कौन सा मैच सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इंक्लाइनेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू। तो एक इंक्लाइनेड सरफेस पे जो टोटल प्रेशर आता है, यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस पर जो लगता है, जिसका एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इस इंक्लाइंड सरफेस पे टोटल लिक्विड प्रेशर कितना लगता है, मान लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना, लिक्विड की वजह से। तो वो जो है, वो प्रेशर जो इस पे एक्ट करेगा ना लिक्विड की वजह से, वो सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है, इस प्लेन सरफेस के सेंट्रॉइड पे वो एक्ट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ टोटल प्रेशर कहाँ पे एक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो सेंट्रॉइड पे ही एक्ट करेगा। और जब हम निकालेंगे टोटल प्रेशर तो हम रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंट्रॉइड मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया, तो जैसे कि इसने दे के रखा है, वायर पी इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, ठीक है। तो इसने हमें दे के रखा है कि पी जो है वो प्रेशर है एट सेंट्रॉइड, वहीं से गिवन है,
एरिया भी गिवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, P मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो इंक्लिनेशन थी थीटा, उसके साथ यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रेशर जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना, क्योंकि दैट्स प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बढ़ते हैं आगे। टोटल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू, जो एक कर्व्ड सरफेस होती है इस तरह से, तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, सॉरी, इस कर्व्ड सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस, यानी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है भाई, वो हमारा होता है क्या, वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। नहीं, दैट इज फोर्स ऑन ए वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन है ना, इस पे जो फोर्स है ना, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड वर्टिकली अबव द कर्व्ड सरफेस, वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, तो टैंक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है ना, और इसमें एक बाल रखी हुई है, स्टील बाल, और एक एयर बबल है, ठीक है, यानी टैंक में जो वाटर रखा हुआ है उसमें एक स्टील बाल है और एक एयर बबल है, और इस टैंक को हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है सिंपली। तो अगर हम इस टैंक को डीएक्सेलरेट करते हैं, उस तो डीएक्सेलरेट होने पर क्या होगा, तो आपको पता होगा कि डीएक्सेलरेट होने पर क्या होगा, जो कि हैवियर बाल है इसमें, दैट इज स्टील बाल, वो मूव करेगी टू द फ्रंट, ठीक है, वो फ्रंट को मूव करेगी, क्योंकि ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, तो बाल विल मूव टू द फ्रंट। और जो एयर बबल है वो, उसका वेट जो है वो नेग्लिजिबल है, वो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसलिए वो मोशन के साथ ही चलेगा, यानी डीएक्सेलरेट जब हम करेंगे टैंक को, तो वो क्या करेगा, वो बैकवर्ड को चलेगा, दैट विल मूव टू द रियर, जो बबल है वो रियर को मूव करेगा ड्यू टू द लाइट वेट, ठीक है। तो यहाँ इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द एडी विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, एडी विस्कोसिटी जो टर्बुलेंट फ्लो की होती है, जब हम देखते हैं कि कहीं किसी हाइट से जब वाटरफॉल होता है ना, तो वहाँ पे कुछ पानी की बूंदें जो हैं वो हवा में गिरने लगती हैं, उन बूंदों को हम क्या बोलते हैं, दैट आर एडीज, ठीक है। बेसिकली जब फ्लो टर्बुलेंट होता है ना, इंटरमिक्सिंग जब होती है फ्लो में, तो उसी केस में एडीज जो है वो जनरेट होती है, और इन एडीज की एक विस्कोसिटी होती है जिसको हम एडी विस्कोसिटी बोलते हैं। तो एडी विस्कोसिटी हमें साफ यहाँ से पता चल रहा है वो क्या है, वो डिपेंड करती है फ्लो पे, ठीक है ना, वो टाइप ऑफ फ्लो पे ही तो डिपेंड करती है। तो एडी विस्कोसिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन द फ्लो, वो कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द फ्लो, ठीक है, सिंपली। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर ऑफ करेक्शन फैक्टर फॉर, तो जो हमारे पास दो करेक्शन फैक्टर्स होते हैं जो हम फ्लूइड फ्लो में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। जनरली जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें लॉसेज होते हैं, तो एनर्जी लॉसेज होते हैं, ठीक है ना। तो इन एनर्जी लॉसेज के लिए हम करेक्शन फैक्टर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, एक होता है मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ठीक है ना। एक तो काइनेटिक एनर्जी उसकी फ्लूइड फ्लो की, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा उसका मोमेंटम भी होता है। तो इसलिए ये दोनों एनर्जी करेक्शन फैक्टर्स हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इन दोनों करेक्शन फैक्टर्स की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, क्या वो 0 है, क्या वो 1 है। तो हमें पता है कि दोनों की जो वैल्यू होती, तो इन दोनों की जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो 1 है। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज 1 एंड मोमेंटम इज 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, सेकंड एंड लास्ट, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो द कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 v1 a1 इक्वल टू ρ2 v2 a2 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन रिगार्डिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो इनमें से किस एजम्पशन पे ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। ये स्टेडी फ्लो पे हमारी बेस होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी हो सकता था, लेकिन अगर इसने डेंसिटी कंसिडर नहीं की होती,
इक्वेशन में, ठीक है। इसने इक्वेशन में डेंसिटी यहाँ पे कंसिडर किया, इसलिए इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा, दैट विल बी द कंप्रेसिबल, ठीक है। और यहाँ पे जो एजम्पशन इस फ्लो के रिगार्डिंग आएगी दैट इज ओनली स्टेडी फ्लो। The magnitude of the components of the velocity at 1, 1 for a stream function psi is equal to x square minus y square is equal to, तो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन दी गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताना है कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1, 1 पे हमें बताना है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है ना। वी गोना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम विद रिस्पेक्ट एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट आएगा ना वेलोसिटी का, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट विल बी 2, ठीक है। और इस तरह से जब हम एक्स विद रिस्पेक्ट वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दैट विल बी डी साई अपॉन डी वाई। साई हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो y कंपोनेंट है जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा क्या निकल के आएगा, दैट विल बी -2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू -2। सो u कंपोनेंट 2 है, v कंपोनेंट -2 हमारा निकल के आ गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लेने हैं, 1, 1, यानी x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1। तो बेसिकली u कंपोनेंट जो हमारा निकल के आता है दैट इज 2x, वो हमारा 2x निकल के आया था। v कंपोनेंट हमारा -2y हमारा निकल के आया था, ठीक है, -2y। तो जब हम इनको वैल्यू दे देंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो हमारे पास जो u एंड v कंपोनेंट्स आएंगे वो हमारे रेस्पेक्टिवली क्या आएंगे, 2, -2, ठीक है, 2, -2। तो जो ओवरऑल वेलोसिटी हम लेते हैं दैट इज v, वो हम लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर भी हमारा 2 है, तो दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, दैट विल बी √2 स्क्वायर 4 + 2 स्क्वायर दैट इज 4, √4 + 4 दैट इज √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली √2, ठीक है। तो 2√2 हम √8 को सिंपली लिख सकते हैं, तो 2√2 इज अ करेक्ट आंसर। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। तो स्टेडी फ्लो में टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी फ्लूइड पार्टिकल की। देखिए जब फ्लो स्टेडी है तो टाइम के साथ वेलोसिटी यानी कोई भी पैरामीटर उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब कोई भी पैरामीटर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी, ठीक है, स्टेडी फ्लो में। लेकिन इसने यहाँ पे ये कंडीशन मेंशन नहीं किया है कि जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो अगर ये बता देता तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ यानी एक्स एंड वाई डायरेक्शन के साथ या जेड डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन इसने वो कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है, तो इसलिए वेलोसिटी स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन फ्लो स्टेडी है तो इसलिए टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी। टोटल एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, दैट इज टेम्पोरल जो टोटल एक्सेलरेशन होती है, सॉरी, दैट इज टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस लोकल प्लस टेम्पोरल, है ना, दोनों। यानी एक तो जो टाइम के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी, दूसरी जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ चेंज हो रही है। टाइम के साथ यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी। अगर हम सिर्फ टाइम के साथ कंसिडर करते हो तो वेलोसिटी टोटल एक्सेलरेशन 0 हो सकती है हमारी, लेकिन स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ उसकी कंडीशन जो है वो अलग है, उसने फिलहाल यहाँ पे दी नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि टोटल एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि इस ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ एट द सेम टाइम चेंज हो रही है, तो वहाँ पे स्पेस कोऑर्डिनेट्स की एक्सेलरेशन जो है वो आएगी। इसलिए टोटल एक्सेलरेशन हम 0 मान के नहीं चल सकते उस केस में। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अभी इसने खाली स्टेडी फ्लो दिया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन 0 हो सकती है, ठीक है ना। तो दैट इज इट। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट अ स्फीयर, ठीक है। तो जब एक आइडियल फ्लूइड पास्ट स्फीयर के ऊपर से गुजरता है, फ्लो करता है, तो तब क्या होता है। हमें पता है कि आइडियल फ्लूइड में क्या होता है भाई, आइडियल फ्लूइड की ना विस्कोसिटी होती है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती है नॉर्मल जनरल प्रॉपर्टीज वो उसकी नील होती है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई क्या होगा, जब आइडियल फ्लूइड एक स्फीयर के ऊपर से फ्लो करेगा ना, तो वहाँ पे टोटल ड्रैग जो है वो 0 होगा, यानी टोटल ड्रैग फोर्स जो चाहे हम फ्रिक्शन की वजह से कंसिडर करते हैं या विस्कोसिटी की वजह से जो उस पर ड्रैग लगना था वो वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो एक आइडियल फ्लूइड है। तो इसलिए टोटल ड्रैग फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, टोटल ड्रैग फोर्स इज 0।
अनदर क्वेश्चन क्या है, विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इमर्स्ड इन सेम टर्बुलेंट फ्लो द लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी ऑन। अगर हम दो क्रॉस सेक्शंस एरिया लेते हैं ना, मतलब दो प्लेट्स आप मान के लिए चलो, जिन दो प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, अगर हम इसको सेम, इन दोनों प्लेट्स को हम सेम लिक्विड में भी जो है इमर्स करते हैं, जो कि टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है ना, सेम टर्बुलेंट फ्लो में हम इन सेम क्रॉस सेक्शनल एरियाज को इमर्स कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, तो लार्जेस्ट टोटल ड्रैग किस पे आएगा, ठीक है ना, इनमें से किस तरीके की शेप पे लार्जेस्ट टोटल ड्रैग आएगा, तो वो हमेशा किस पे आता है, एक सर्कुलर डिस्क ऑफ प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू फ्लो। यानी अगर हम एक सर्कुलर डिस्क, अगर हम इसको फ्लो के नॉर्मल रखते हैं, फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हैं एज कम्पेयर टू पैरेलल, तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर रखेंगे, इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो आएगा, ठीक है, तो लार्जेस्ट टोटल ड्रैग इस पे आएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर डिस्क है, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर डिस्क है तो उस पर भी अगर हम उसको फिर परपेंडिकुलर रखेंगे तो वो उस पर भी लार्जेस्ट ड्रैग ही आएगा। यानी यहाँ पे बेसिकली लार्जेस्ट ड्रैग या टोटल ड्रैग जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, जब हम उसको नॉर्मल टू द फ्लो रख रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन प्रेशर ड्रैग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन प्रेशर ड्रैग। फ्रिक्शन ड्रैग यहाँ पे किस में से जो है फ्रिक्शन ड्रैग लार्जर होगा देन प्रेशर ड्रैग, तो फ्रिक्शन ड्रैग यहाँ पे प्रेशर ड्रैग से ज़्यादा किस में होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी में, एन एयरफॉयल, ठीक है, एयरफॉयल के केस में। सो टू पाइप्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम, ठीक है, जब उनका हेड लॉस और डिस्चार्ज सेम होगा तो वो इक्विवेलेंट कहलाती हैं। ये हो गया। If the elevation of hydraulic gear line at the junction of three pipes is above the elevation of reservoir B and C and below A, then the direction of the flow will be। तो अगर हमारे पास समझो तीन रिजर्वायर्स हैं इस तरह से, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्री पाइप से, और यहाँ पे इन पाइप्स का जंक्शन, तो यहाँ पे इन पाइप्स का जंक्शन है, ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि अगर हाइड्रोलिक ग्रियर लाइन की एलिवेशन इस जंक्शन पे, अगर हम मान के चलते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रियर लाइन जो इस जंक्शन पे है ना, वो क्या है, वो लोअर देन रिजर्वर बी है और हायर देन रिजर्वर बी एंड सी है, ठीक है, यानी हाइड्रोलिक ग्रियर लाइन जो इस जंक्शन पे है वो लोअर है देन रिजर्वर ए, बट दैट इज एट द सेम टाइम हायर देन रिजर्वर बी एंड सी। तो यहाँ पे फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो पिजोमेट्रिक हेड जो है वो हमारा फ्लो डायरेक्शन को यहाँ पे डिसाइड करेगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जब हाइड्रोलिक ग्रियर लाइन अगर रिजर्वर ए से बिलो है और रिजर्वर बी एंड सी से वो ऊपर है, तो इसका मतलब है रिजर्वर ए जो है वो दोनों रिजर्वर बी एंड सी से क्या है, वो उनसे ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए फ्लो जो होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम रिजर्वर ए टू रिजर्वर बी एंड सी, ठीक है, फ्लो